हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम कामना करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब तक आपने बहुत अच्छा काम कर लिया होगा और पेपर के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर ली होगी। हम कोशिश कर रहे थे कुछ बेहतर करने की आपके लिए, जिसमें हमने टेस्ट सीरीज़ को शुरू कर रखा था। और उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हमने देखा था कि जो आरबीएससी ने हमारा अब की बार जो बोर्ड ने पेपर इशू किया था, जो मॉडल पेपर जारी किया था, जिसमें हमें बताया गया था कि हमारा पेपर कुछ इस टाइप का आएगा, उसको हम सॉल्व कर रहे थे, जिसके हमने सी पार्ट तक सॉल्व कर लिया था। आज हम इसका डी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इस डी पार्ट में जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो कितने आते हैं? 2 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के, यानी 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 4 दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 2 को करना होगा। इन 4 क्वेश्चन में हमें 1 क्वेश्चन मैट्रिक्स में से और 1 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में से बताया गया है। लास्ट में हम पेपर का एनालिसिस करके उसमें देखेंगे कि हमारा पेपर किस पैटर्न का आ सकता है। तो जनरली यही रहता है कि जो हमारा पेपर आता है वो जिस हिसाब से मॉडल पेपर आता है उसी हिसाब से हमारा पेपर आता है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 24 था वो 5 नंबर का क्वेश्चन दे रखा था। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पेपर हमारा जो पार्ट डी है वो किस तरह का है। तो उस डी पार्ट में हमारे पास क्या थे? 2 क्वेश्चन थे 5-5 नंबर के, और दोनों किस में आए हुए हैं? अथवा में आए हुए हैं, और में आए हुए क्वेश्चन हैं। जिसमें से पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो तो हमसे पूछा गया है, जो 24 नंबर क्वेश्चन है वो मैट्रिसेस में से पूछा गया है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमें प्रोबेबिलिटी से पूछा गया था। अब प्रोबेबिलिटी से पूछा गया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है मैट्रिसेस में, वो क्या पूछा गया देखो ज़रा। उसने कहा सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमें इक्वेशंस दे रखी हैं, उन इक्वेशन को हमें मैट्रिक्स के बेस पे सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स के बेस पे सॉल्व करने से पहले हमें मैट्रिक्स के जो हम एप्लीकेशंस पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। हमें पता है कि जो लीनियर इक्वेशन की जो फॉर्म होती है उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, तो हम उसको लिखते हैं AX बराबर B फॉर्म से। ए तो होती है जो हमारी इक्वेशंस दे रखी हैं, उन इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट दे रखे हैं, जैसे x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1 दे रखा है पहली इक्वेशन में, दूसरी में 2 -1 -1, तीसरी में -1 और 1 दे रखा है। हमारे पेपर में y का जो थर्ड इक्वेशन है उसमें प्लस लिख रखा है। प्लस लेने से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, वो हम देखेंगे कि क्यों नहीं सॉल्व होगा, लेकिन आपने इसको माइनस से रिप्लेस कर लेना है। माइनस से रिप्लेस करोगे तो ही हमारा ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज ये हमारा क्वेश्चन नहीं होगा। देखो AX बराबर B इस फॉर्म में लिखते हैं। तो x A तो होती है कोफिशिएंट की मैट्रिक्स, और x जो होता है वो होती है कॉलम मैट्रिक्स। जितने वेरिएबल हमने यूज़ किए हैं उनको मिला के हमने कॉलम मैट्रिक्स बना देनी। जैसे हमने इस लीनियर इक्वेशन में 3 वेरिएबल यूज़ किए हैं, एक x है, एक y है और एक z। 3 हमने यूज़ किए थे, तो 3 हमने वेरिएबल की क्या बना देनी है? एक कॉलम मैट्रिक्स बना देनी है। बी जो होता है वो जो बराबर लीनियर इक्वेशन के जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उनकी जो वैल्यू होती है उनकी आपने कॉलम मैट्रिक्स बनानी है, तो ये आपकी बी बन जाएगी। यानी आप पूरी लीनियर इक्वेशन को AX + B फॉर्म, AX बराबर B फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा। ये जो हमारी मैट्रिक्स है A, इसके कोफिशिएंट को लिख दिया हमने, x को लिख दिया और B को लिख दिया। अब इस फॉर्म को लिखेंगे तो AX बराबर B फॉर्म, यानी इसको सॉल्व करोगे तो वो लीनियर इक्वेशन वाला सिस्टम ही बनेगा। जैसे हम पहली समीकरण बना के देखें, हम गुणा कैसे करते हैं? पहली रो पहला कॉलम, तो ये कितना बनेगा? 3x + y + z बराबर 3, हमारी इक्वेशन के बराबर ही बनेगा। दूसरी इक्वेशन 2x - y - z बराबर 2, ये भी हमारे बराबर ही बनेगा। यानी इस तरह से मैट्रिक्स के फॉर्म में हम इस लीनियर इक्वेशंस को लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद हमें फाइंड क्या करना है? हमें सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन का मतलब जो हमने वेरिएबल यूज़ किए हैं x, y, z, हमें उनकी वैल्यू निकालनी है। हमें क्या दे रखा है? AX बराबर B, ये फॉर्म हमने लीनियर इक्वेशन की लिखी। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। x की वैल्यू निकालने का मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो हमें यहाँ से a को हटाना पड़ेगा। तो a को हटाने के लिए हम ले आए उसका इन्वर्स। a इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया a इन्वर्स इंटू AX, a इन्वर्स इंटू B। अब A इन्वर्स A यहाँ एसोसिएटिविटी लगा दी, क्योंकि हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है कि मैट्रिक्स होती है वो एसोसिएटिविटी को फॉलो करती है। एसोसिएटिविटी का मतलब अगर 3 मैट्रिक्स का गुना करते हो तो पहले किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स का गुना करो, फिर तीसरी का कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती, हमारा आंसर सेम आता है। तो यहाँ हमने एसोसिएटिविटी लगा दी। 3 मैट्रिक्स थी, A इन्वर्स, A और X। इसमें से हमने क्या किया? A इन्वर्स और A को पहले मल्टीप्लाई कर दिया एसोसिएटिविटी से, यानी ये ऊपर वाली और नीचे वाली आपस में बराबर ही रहेंगी। बराबर किसके आगे? इन्वर्स B से।
अब ए इन्वर्स एक मैट्रिक्स है और ये किसका इन्वर्स है, ए का। तो इन्वर्स को जब उसी मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो हमारे पास जो आता है सॉल्यूशन वो क्या आता है, वो आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये बन जाएगा आई इंटू एक्स बराबर ए इन्वर्स बी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो क्या आता है, वापस वही मैट्रिक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इन्वर्स बी। यानी अगर आप एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हो तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। अब अगर क्वेश्चन के हिसाब से हम लिखते ए को, तो यहाँ ये जो साइन था वो क्या होता था, प्लस का हो जाता। ये साइन क्या हो जाता है, प्लस का। अब जैसे ही प्लस का होता तो ये दो रो सिमेट्रिक आ गई, और दो रो सिमेट्रिक आने का मतलब क्या हो गया, हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। क्योंकि जब हम ए इन्वर्स निकालते हैं तो हमें फार्मूला लगाते हैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का मतलब ए का डिटर्मिनेंट। जैसे ही हमने देखा कि अगर हम यहाँ प्लस ले लेते तो क्या हो जाता, 1 माइनस 1 1 और 1 माइनस 1, ये दोनों कॉलम क्या हो गए, सिमेट्रिक हो गए। जब दोनों कॉलम सिमेट्रिक हो जाते हैं तो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू जैसे ही 0 हुई, हमारा डिटर्मिनेंट 0, और जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो वो मैट्रिक्स हो जाती है सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी अव्युत्क्रमणीय है, उसका आप इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस को माइनस में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। अब हमें ए का इन्वर्स निकालना, तो ए का इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए हम लगाएंगे। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है कि जो हमारी डिटर्मिनेंट दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है, उसका हम क्या करेंगे, हम उसके सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल लेंगे, और कोफैक्टर की जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा। और हमें क्या चाहिए, साथ में डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी चाहिए। तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली। जब आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो पहले आपने पहले कॉलम रो से निकाल दी। 3 को लिखा, बच गई मैट्रिक्स -1 इंटू 1 इंटू -1 इंटू -1, ये बन गया 3 इंटू -1 इंटू -1। फिर आपने -1 को लिया, फिर लिख दिया आपने -1, ये -1 लिखा तो आ गया 2 इंटू -1। -1 लिखने का मतलब ये कॉलम और ये रो छोड़ दी, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, 2 -1 प्लस लास्ट में गए तो लास्ट में हमारे पास आ गया ये वाला, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया तो कितना आ गया, 1 इंटू -2 इंटू -1। तो ये बन गया 3 इंटू -2 -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -3, तो कितना आ गया -10। -10 आने के बाद आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स कोफैक्टर क्या होते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं F11। F11 का मतलब हमारे पास जो 1 1 वाला एलिमेंट है, जैसे ये 1 1 वाला एलिमेंट है, ये 1 1 वाला एलिमेंट कौन सा था, ये 3 था। 1 1 वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो। तो 1 1 वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, उस रो को और उस कॉलम को छोड़ देते हैं, और जो हमारा बचा उसको हम लिख देते हैं। तो इसको छोड़ दिया, और जो हमारा बचा कितना, -1 इंटू -1 इंटू -1 1, ये हमने डिटर्मिनेंट में लिख दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -2 आ जाएगा। इसी तरह से F12 का मतलब आपने क्या करना है, पहली रो और दूसरे कॉलम वाले को छोड़ देना है, बाकी जो बच गए वो एलिमेंट लिख देने। अब F12 है, 1 + 2 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, विषम आता है, ओड आता है। और ओड जब भी आता है तो कोफैक्टर हमेशा नेगेटिव आता है, इसलिए हमने यहाँ नेगेटिव साइन लगा दिया। फिर हमने F13 निकाल देना है, तो पहली रो और तीसरे कॉलम को छोड़ के बाकी जो बच गए वो लिख देने हैं। फिर हमारे पास F21 आएगा। F13 पॉजिटिव आएगा क्योंकि 1 + 3 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 4 एक इवन नंबर है और इवन नंबर वाला कोफैक्टर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर आपने F21 निकाला तो ओड आ गया तो यहाँ आप निकालोगे तो F21 का मतलब दूसरी रो और पहला कॉलम आपने छोड़ना है, बाकी जो बच गए वो एलिमेंट लिखने हैं। फिर आपने F22 इसी तरह से निकाल लेना है, F23 F331 F32 F33, ये सब आपने कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर निकाल के उसकी मैट्रिक्स बना के उसका ले लेना है आपने ट्रांसपोज। तो यहाँ आपने क्या किया, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाई पहले। तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये कितनी बनेगी, जितने भी एलिमेंट आए वो सब आपने रख दिए, उनका ले लेना है आपने ट्रांसपोज। यानी जहाँ रखेंगे F11, यहाँ रखेंगे F12 F13, सब एलिमेंट्स को रख देंगे तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनेगी। अब कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ले लो ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज लेने के बाद, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो, तब हमारा जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, कोफैक्टर आ जाएगा। हमारी जो नई मैट्रिक्स आएगी वो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब हमें निकालना है ए इन्वर्स, तो इन्वर्स क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए। तो ये हमने लिख दिया एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी थी, -10, वो हमने लिख दी। ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया। अब हमें रखना है इसको हमारे फार्मूले में। हमारा फार्मूला क्या था, x बराबर ए इन्वर्स इंटू बी।
तो x बराबर ए इनवर्स इंटू बी रख दिया आपने। ए इनवर्स बी को सॉल्व करेंगे, पहली रो पहला कॉलम किया तो कितना आ गया -6 -4 +0, फिर -1 4 5 को किया तो इसके साथ करेंगे तो -3 +8 +5, फिर -9 +4 -5, यह सब आपने रख दिया। रखा तो हमारे पास बनेगा क्या, हमारे पास ये बन गया -1/10 -10 10 और -10। इस -10 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा x की वैल्यू 1 -1 और 1। अब x है क्या था, XYZ वाली कॉलम मैट्रिक्स, ये किसके बराबर आई, एक कॉलम मैट्रिक्स के बराबर आई 1 -1 और 1। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, कंपैरिजन करेंगे तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर, x बराबर 1, y बराबर -1 और z बराबर 1। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। समझ आ गई। अब देखो अगला जो क्वेश्चन इसके अथवा में दे रखा था, और में दे रखा था कि अगर एक मैट्रिक्स इस तरह से आपको गिवन है तो हमें प्रूफ करना है a² - 4a + i बराबर 0। यहाँ a² का मतलब क्या है, a का a से मल्टीप्लाई, 4a का मतलब क्या है, आपने पहले 4a निकालना है, a मैट्रिक्स को 4 से गुणा करना है, फिर आपने i का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितनी जितनी हमें दे रखी है 2 × 2 की। 0 का मतलब क्या हो गया, 0 वाली मैट्रिक्स। सबसे पहले हम a² निकालते हैं, a² का मतलब a को a से गुणा करना है, तो a को आप गुणा कर दो a से। a को जब a से गुणा करेंगे तो हमारे पास पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, इस तरह से करके हम पूरा जो a² है वो निकाल लेंगे। a² के बाद 4a निकालना है तो a को आपने 4 से गुणा कर देना है, तो ये दो सब मैट्रिक्स आई हमें। अब हमें फाइंड करना है a² - 4a + i की वैल्यू 0 होती है तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख दी, वैल्यू रखी तो कितना आ गया हमारे पास, ये 0 0 0 के बराबर आ गया, जो कि RHS है। समझ आ गई। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। मैट्रिक्स में क्या होता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो जुड़ते हैं घटते हैं, तो ये कितना आएगा, 7 - 8 फिर +1, 7 - 8 +1, फिर 12 -12 फिर +0, फिर 4 + 4 +0, 4 - 4 +0, 7 - 8 +1। तो ये ओवरऑल हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी से लिया गया। प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा क्या था, हम पहले उस पूरे की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर हम इसको देखेंगे उसमें क्या दिया हुआ है, ज़रा देखो। हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में दोनों में बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय a एंड b आर 1 एंड 2, यानी हमें ये दिया है कि a और b को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, कि कोई प्रॉब्लम दे रखी है, उनको सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंटली का मतलब अलग अलग, a और b डिपेंडेंट नहीं है। p a की वैल्यू 1/2, p a b की वैल्यू 1/3। इफ़ बोथ ट्राई टू सॉल्व द, अगर ये दोनों बंदे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और दूसरा आ गया एग्जैक्टली 1, उनमें से कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। अब प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब ए और बी दो बंदे मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब अगर प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है, हो सकता है ए सॉल्व कर दे, बी से सॉल्व ना हो सकता है ए से सॉल्व हो जाए और ए से सॉल्व ना हो और बी से सॉल्व हो जाए, हो सकता है दोनों ही इसको सॉल्व कर दें। ये 3 कंडीशन है। और एग्जैक्टली 1 का मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली 1 ये है कि हो सकता है ए से प्रॉब्लम सॉल्व हो या बी से ना हो, या बी से सॉल्व हो जाए और ए से ना हो। तो ये हम कंडीशन लगा के इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारी प्रॉब्लम है उसमें हमें क्या क्या गिवन है, हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बारे में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया 1/3। अब प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालनी है, सबसे पहले कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए वो प्रोबेबिलिटी, और एग्जैक्टली 1 ऑफ देम, उनमें से कोई एक जना प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, एग्जैक्टली एक जना प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, वो हमें निकालना है। देखो पहली प्रॉब्लम, अगर ए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी पी ए बराबर 1/2 दे रखी है, तो पी ए से प्रोबेबिलिटी ए से प्रॉब्लम सॉल्व ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 में से घटा देंगे इसको, 1 - 1/2 कितना आ गया 1/2। बी के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, तो बी से प्रॉब्लम सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/1 - 1/3 कितनी आएगी 2/3। अब दोनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, तो दोनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व ही ना हो, तो प्रॉब्लम सॉल्व ना होने का मतलब दोनों से सॉल्व ना हो, तो प्रॉब्लम सॉल्व ना होने का मतलब 1 - पी ए बार प्लस पी ए बार। जैसे ऐसे लिख सकते हैं इसको कि पी
सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी एस ले लो और सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी एस डैश ले लो। तो सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी प्लस सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमें क्या पूछा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकती है, प्रॉब्लम सॉल्व बराबर 1 माइनस प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, वो हम लगा देंगे यहाँ पे। तो हमने लगाया तो हमारे पास क्या आया, 1 माइनस पी ऑफ सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व ना होना। तो 1 माइनस सॉल्व कब नहीं होगी, जब दोनों से सॉल्व ना हो। तो कितना हो गया, पी ए बार डॉट पी बी बार, दोनों से सॉल्व नहीं हुई। तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस पी ए बार की वैल्यू रख दी, बी बार की वैल्यू रख दी, तो हमारा आंसर आ गया 2/3। फिर आता है पी एस, प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ए से सॉल्व हो जाए बी से सॉल्व ना हो, या ए से सॉल्व ना हो बी से हो जाए, या ए से सॉल्व हो जाए बी से ना हो, या दोनों सॉल्व कर दें। तब इन सभी कंडीशंस में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यहाँ सारे साइन किसके आएंगे, और के, यानी इनमें से कोई एक कंडीशन हो सकती है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि या वाली कंडीशन में हम बीच में प्लस लिखते हैं और साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो उसको मल्टीप्लाई से लिखते हैं। तो यहाँ सब वैल्यूज जब हम पुट कर देंगे तब इससे भी हमारा आंसर वही आएगा। तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हो। अब दोनों में से किसी एक के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया कि या तो ए से सॉल्व होगी बी से सॉल्व नहीं होगी, या फिर ए से ना सॉल्व हो और बी से सॉल्व हो जाए। ये तो होगी ए से सॉल्व ना हो और बी से सॉल्व हो जाए, और ये हो जाए ए से सॉल्व हो जाए और बी से ना हो। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, पी ए बार इंटू पी बी प्लस पी ए इंटू पी बी बार। तो कितना आ गया, 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/2 इंटू 2/3, 1/6 प्लस 1/3 कितना आ गया, 3/6, यानी 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हुआ। दूसरा जो क्वेश्चन हमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी का, वो क्या है, इसमें और में जो दूसरा क्वेश्चन दिया है उसमें इसने क्या कहा, ए कॉइन इज़ बाइस्ड। बाइस्ड का मतलब उसमें कुछ चेंज कर दिया कि जो पहले जैसे प्रॉब्लम जैसे सिक्का है या कॉइन है, उसको जब उछालते हैं तो उसकी सामान्य प्रोबेबिलिटी क्या रहती है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाए, 1/2। ये जो कॉइन होता है इसको बोलते हैं अनबाइस्ड कॉइन, इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर कोई कंडीशन लगा दें तो उस कॉइन को हम बोलते हैं बाइस्ड कॉइन, बाइस्ड कॉइन। अब इसने क्या कहा कि कॉइन दे रखा है जो बाइस्ड है। बाइस्ड का मतलब उसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी, और प्रोबेबिलिटी किस तरह से दी जाएगी, वो सामान्य जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी होती है वो नहीं रहेगी उसकी। उसमें उसने बता दिया कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3 गुना है किससे, टेल आने की। उसने कहा सो दैट द हेड इज़ 3 टाइम्स एज लाइकली एज अकर एज टेल। टेल आने की अपेक्षा जो हमारा हेड आना है वो 3 गुना ज़्यादा है। और इफ़ द कॉइन इज़ टॉसेज टू, जब आपने कॉइन को 2 बार आपने किया टॉस किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेल्स। हमें टेल्स के बारे में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ज़रा। टेल्स की संख्या का हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले हमें क्या दिया हुआ है कि कॉइन बाइस्ड है, सिक्का है उसको बाइस कर दिया। बाइस करने से हुआ क्या कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी से 3 गुना। तो हमने लिख दिया कि पी हेड है बराबर है 3 ऑफ पी टी, यानी टेल आने की प्रोबेबिलिटी से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3 गुना। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ टी को के मान लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी हो जाएगी, 3k। अब हमें पता है कि दोनों प्रोबेबिलिटी मिलके, हेड और टेल वाली प्रोबेबिलिटी मिलके हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 3k प्लस के कितना हो जाएगा, 1। तो 4 के बराबर कितना हो गया, 1। के की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4। तो पी ऑफ हेड कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1/4। तो पी ऑफ टेल कितना आ जाएगा, 1/4। तो पी हेड आ जाएगा 3/4 और पी टेल आ जाएगा 1/4। इफ़ द कॉइन इज टॉसेज ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। टेल्स के बारे में हमसे पूछा गया। तो कॉइन को आपने जब टॉस किया 2 बार तो हमारी जो सैम्पल स्पेस बनेगा वो कितना बनेगा, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। अब उसने कहा नंबर ऑफ टेल्स के बारे में आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो नंबर ऑफ टेल कितने कितने आ सकते हैं, एक कंडीशन ऐसी है जहाँ कोई टेल नहीं आ रहा, तो टेल की संख्या कितनी होगी, 0। 2 कंडीशन ऐसी है जहाँ पे टेल आने की कंडीशन 1 है, यानी एक बार टेल आएगा एक बार हेड आएगा, और एक कंडीशन इतनी है कि हमारे पास दोनों टेल आ जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, नंबर ऑफ टेल्स जितने भी आ सकते हैं वो कितनी हो गई, 0, 1 और 2। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, Px बराबर 0। जब कोई भी टेल ना हो, कोई भी टेल ना आने का मतलब दोनों हेड आ जाएं तो कितना आ जाएगा, P प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू हेड। तो कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी हेड इंटू प्रोबेबिलिटी हेड। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही हेड आ रहे हैं, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड।
दोनों की प्रोबेबिलिटी, यानी दोनों एक साथ आ रहे हैं तो इसने हमने दोनों हेड्स की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। और हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है कितनी है, 3/4। 3/4 इंटू 3/4 कितना हो गया, 9/16। दूसरा पी एक्स बराबर 1, यानी कोई एक टेल आए। एक टेल आने का मतलब दो कंडीशन है, या तो पहले टेल आए फिर हेड आए, या पहले हेड आए फिर टेल आए। यानी ये या वाली कंडीशन है तो बीच में प्लस आ जाएगा, और पी टेल हेड प्लस पी हेड टेल कितना आ जाएगा, पी टेल इंटू पी हेड प्लस पी हेड इंटू पी टेल। सारी प्रॉबिलिटी रखेंगे तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। फिर हमारे पास पी एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2 का मतलब दोनों टेल आए, दोनों टेल आने का मतलब पी टेल टेल, तो पी टेल इंटू पी टेल 1/4 इंटू 1/4 कितना हो गया, 1/16। तो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, एक्स की वैल्यू तो हमारी आ जाएगी 0, 1, 2। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपने ये टेबल ही बनानी। और पी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/16, 3/8 और 1/16। ये हमारा टोटल आंसर हुआ। तो ये था हमारा डी पार्ट। अब इसको आप अच्छे से सॉल्व करो। जो आपको समझ नहीं आता वो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे की जो वीडियो होगी उसमें हम बनाएंगे जो हमारा लास्ट पार्ट बचा। 3 क्वेश्चन इसके बच गए, 25 तक हमने कर लिए, टोटल क्वेश्चन 28 आएंगे। तो 3 क्वेश्चन हमारे और पेंडिंग हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको देखो, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी जो भी कोई टॉपिक्स में प्रॉब्लम है तो मैं कोशिश करूँगा कि टॉपिक्स के ऊपर मैं कुछ वीडियोज़ अपलोड करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।